हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एरोमेटिक एकेडमी में। मेरा नाम रोहित है और आज का हमारा टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल पे। सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है, कोई भी हम मटेरियल हाथ में लेते हैं, क्या वो मेटल है या नॉन मेटल है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एज ए केमिस्ट आपको ये सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। मेटल, नॉन मेटल, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी केमिकल के प्रॉपर्टी के बारे में। ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट्स है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी डू इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, physical property of metals and non-metals. Second one is chemical property of metals. Third one is how do metal and non-metal reacts. In this session we have to discuss about a metal react with water, a metal react with air, a metal react with other metal solutions, how do they react with it. ये सारी चीज़ें पे हमें फोकस करना है। इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब हमें पता है सारी चीज़ें मेटल है, जो इलेक्ट्रिसिटी हीट कंडक्ट करती है वो हमारी मेटल है, लेकिन जो मेटल है वो हमें कहाँ से मिलता है और किस तरीके से मिलता है, क्या उसकी प्रोसेस है, ये हम पॉइंट 4 में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इसे भी हम जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी पे। लेकिन उसके पहले जानना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में, अब जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में आप यहाँ पे फोकस कर पा रहे होंगे। ये जो हमारे एलिमेंट है ये हमारे क्या है, ये रिएक्टिव एलिमेंट, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, जिस ग्रुप 1, ये जो वर्टिकली जो हमें शो किए गए हैं एलिमेंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। इन सारे एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में सेपरेट किया हुआ है। ये जो हमारे है ये हमारे ग्रुप है। ठीक है, जो वर्टिकली हमारे पास है, ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, ये ग्रुप 3 हो गया, ये ग्रुप 4 हो गया, ये ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड लास्ट 18। ठीक है, ये जो हमारे एलिमेंट्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये कौन से ब्लॉक, ये एस ब्लॉक में है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट को हम एस ब्लॉक में बोलते हैं। ये जितने भी एलिमेंट है बीच के हमारे ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ग्रुप 3 से लेके 12 तक जो हमारे ग्रुप है वो पूरे डी ब्लॉक में आते हैं। कौन सी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक ये सारे एलिमेंट हमारे किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। एंड जो नीचे के जो हमारे एलिमेंट्स है सारे, वो हमारे कौन से ग्रुप में आते हैं, एफ ब्लॉक में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है पहले से। अब देखिए, हमें जो जानना है वो हम जान लेंगे, हम पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में अभी हम नहीं जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप 13 में ये जो येलो कलर के आपको जो दिख रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, एंटीमनी, टेलेरियम एंड आइट्रिन। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास ये जो एलिमेंट हैं इन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, ये एलिमेंट के जो राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये सारे एलिमेंट हमारे क्या हो गए, ये सारे एलिमेंट हमारे लिए नॉन मेटल्स है। कैसे हैं, नॉन मेटल्स है। लेकिन जो हमारे ये मेटलॉइड्स एलिमेंट के
जो हमारे मेटलॉइड्स एलिमेंट हैं उनके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमारे लिए क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे लिए मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। कुछ कुछ इसमें ऐसे भी एलिमेंट्स है जो हमारे लिए एक्सेप्शन भी है, ठीक है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको जानना इतना ज़रूरी था कि ये जो मेटलॉइड्स है, ये मेटलॉइड्स एलिमेंट के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अगर हम जाते हैं तो ये हमारे लिए नॉन मेटल हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड अगर हम जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गए, ये हमारे लिए मेटल हो गए। ठीक है, व्हाट इज, सबसे पहले सर आप कब से बात कर रहे हो मेटलॉइड, ये मेटलॉइड्स होते क्या है? मेटलॉइड्स बेटा वो होते हैं कि जो हमारे मेटलॉइड्स एलिमेंट मतलब कि वो कि उसमें हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी उसमें हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एस्टेटिन है, एंटीमनी है, टेलेरियम है एंड एट्रियम है। ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट हमारे लिए क्या है, मेटलॉइड्स है। मतलब इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए, अब जो आप फर्स्ट ग्रुप में देख पा रहे हैं, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो आप फर्स्ट एलिमेंट जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, चलो इतना जानना हमारे लिए ज़रूरी था कि मेटलॉइड्स के राइट हैंड साइड पे हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे लिए होते हैं मेटल्स। चलिए, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की अगर हमें पता लगाना है कि ये मटेरियल जो हमारे हाथ में है क्या वो मेटल है कि नॉन मेटल है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें 3 से 6 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, कोई भी मेटल होगा वो मेलिएबल होना चाहिए, यानी वो मेलिएबिलिटी फॉर्म में होना चाहिए। मेलिएबिलिटी फॉर्म में मतलब कि ऐसा मेटल या ऐसा मटेरियल जो इजीली उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, चलो आप देख पा रहे होंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट, यानी उस मेटल को इतना पीटा जाए कि वो थिन शीट में बदल जाता है। अगर वो बदल जाता है तो उससे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मेटल्स। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मेटल्स। ठीक है, अगर कोई मटेरियल है, जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, एल्यूमिनियम को अगर हम लेते हैं और उस एल्यूमिनियम को हम इतना बीट करते हैं कि वो थिन शीट में बदल जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम शीट। मतलब कि वो हमारे लिए मेलिएबिलिटी है, वो हमारे लिए एक मेटल है। लेकिन अगर जिसको बीट करने पर, जिस मटेरियल को बीट करने पर वो एक थिन शीट में ना बदल कर छोटे छोटे पीसीस में बदल जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। जैसे कि प्लास्टिक है, ठीक है, तो प्लास्टिक को जैसे आप क्रश करने की कोशिश करोगे या बीट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाएगा, बिखर जाएगा सब जगह पे, तो वो हमारे लिए एक मेटल नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। ठीक है, उनको हम बीट कर सकते हैं, उनको हम बीट करके उनको चेंज कर सकते हैं हम। जैसे अगर वो वायर फॉर्म में है तो उनको बीट करके हम थिन शीट में बदल सकते हैं। इफ दे वेयर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू अ थिश। ठीक है, नाउ सेकंड वन प्रॉपर्टी हमारी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी मतलब कोई भी मेटल्स को, कोई भी मटेरियल्स को अगर मैं वायर फॉर्म में चेंज करता हूँ, अगर वो वायर फॉर्म में चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। जैसे आप देख पा रहे हो, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो तो गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या हमारे लिए? मोस्ट डक्टाइल मेटल है, वो इजीली वायर फॉर्म में चेंज हो जाता है हमारे। और अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो यू हैव टू राइट अ गोल्ड। गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज सोनरस। सोनरस क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जिस मटेरियल को स्ट्राइक करने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती हो।
क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती हो, उस मटेरियल को हम सोनोरस मटेरियल बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटल्स। ठीक है, ये मेटल्स है। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, उनमें से क्या एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और उस मटेरियल को हम बोलते हैं मेटल। चलिए, अब कुछ कुछ चीज़ें मेटल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हार्ड, मेटल हमेशा हमारा हार्ड होता है। तो ये चीज़ से हम जान सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल हमारा हार्ड है तो मे भी वो मेटल हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि कोई भी मटेरियल अगर हार्ड है तो वो हमारे लिए मेटल हो गया। नहीं, हार्ड तो हमारे लिए प्लास्टिक भी होता है ना। प्लास्टिक के भी बहुत सारी चीज़ें हमारी हार्ड बनती है, लेकिन उसे हम मेटल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है, अगर हार्ड होता है तो क्या वो मेटल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लस्टर्स, ठीक है, लस्टर्स बेटा क्या होता है? लस्टर्स मतलब कि स्टूडेंट्स होता है हमारा चमकदार, यानी चमकना। कोई भी मटेरियल अगर हमारा शाइन करता है, मोस्टली अगर आप देखोगे कि जो हमारे मेटल्स है वो क्या होते हैं? शाइनी पार्टिकल्स होते हैं, शाइनी मटेरियल्स होते हैं सारे। यानी अगर हम गोल्ड ले लेते हैं, हम सिल्वर लेते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो नेचुरली शाइनिंग मटेरियल्स होते हैं। मैलिएबल होना चाहिए। मैलिएबल जो अभी मैंने आपको बताया, मतलब कि वो शीट पार्टिकल्स में बदलने चाहिए, मतलब कि वो एकदम शीट टाइप होने चाहिए। अगर वो शीट में बदल जाता है, बीट करने पर शीट में बदल जाता है, वो मटेरियल हमारे लिए क्या होगा? मेटल होगा। चलिए, फोर्थ वन इज अ डक्टाइल। डक्टाइल भी हमें पता है, जो मटेरियल वायर फॉर्म में चेंज हो सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? डक्टाइल। सोनोरस, जो मटेरियल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, किसी भी मटेरियल पे स्ट्राइक करने पर अगर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो हमारे लिए सोनोरस हो गया। लास्ट है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी एक जो हमारा मेटल रहेगा, तो मेटल हमारा क्या होता है? वो एक साउंड प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन क्या होता है? वो मेटल हमारा हीट कंडक्ट भी करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है। मतलब उसमें से हमारे हीट भी पास होगी और उस मटेरियल से हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी। और जिस मटेरियल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास होती है, इसको हम गुड कंडक्टर भी बोलते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। और जिस मटेरियल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास नहीं होती है उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, जिसे हम नॉन मेटल भी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक एक्सपेरिमेंट मैंने रखा है, सेटअप किया हुआ है। एक एक्टिविटी से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपने जो बताया था, लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने आपको बताया था, तो क्या वो एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है? एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आप इसे देखिएगा, ये हमारे पास के एक स्टैंड हमने ले लिया है। ठीक है, इस स्टैंड में हमने नीचे क्या रख दिया? बर्नर रखी है, जिसके वजह से हमें हीट मिलेगी। और ये हमारे पास जो आपको दिख रहा है, ये जो मटेरियल दिख रहा है, ये आयरन रॉड है और कुछ नहीं है, आयरन रॉड है। मैंने कोई भी मेटल की एक चीज़ ले ली, ठीक है, कोई भी मेटल का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने ले लिया आयरन की रॉड ले लिया। आयरन रॉड के इधर पे जो कॉर्नर पे जो आप देख रहे हो, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, इस कॉर्नर पे मैंने रख दिया है वैक्स मैंने इसको चिपका दिया वैक्स को। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है वैक्स को क्यों सेट किया? हमें ये जानना है कि वो कंडक्ट करता है मटेरियल कि नहीं करता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हीट प्रोड्यूस की, तो ये आयरन मेटल क्या करेगा? उस हीट को पूरे इलेक्ट्रोड रॉड में फैला देगा। पूरे इलेक्ट्रोड रॉड में वो हीट क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। और जैसे ही फैल जाएगी, वो हमें किस तरीके से पता लगेगा कि हमारा जो ये वैक्स है, यहाँ पे ये क्या मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, पिघलने लगेगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा ये हमारे। ठीक है, ये हमारे लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। तो जैसे ये लिक्विड स्टेट में होगा तो ये पिघलने लगेगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो हीट हमने जो प्रोड्यूस की थी इलेक्ट्रोड रॉड के वन एंड पर, वहाँ से वो हीट के ट्रांसफ़र होकर इलेक्ट्रॉन रॉड के सेकंड एंड तक पहुँच चुकी है और वो वैक्स हमारा क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है।
चलिए ये एग्जाम्पल तो ठीक है, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है जो जनरली हम क्या करते हैं घर पे, हम उसको यूज भी करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक वेसल है, एक वेसल है, ये वेसल में आप पानी गर्म करते हो, चाय बनाते हो। ठीक है, अब इसके जो हैंडल पार्ट पे जो है आप देख रहे हो ये प्लास्टिक है। हैंडल पार्ट पे प्लास्टिक क्यों लगाया जाता है? प्लास्टिक इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई भी, ये जो मेटल है हमारा है, ये स्टेनलेस स्टील की बॉडी है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील से ये बनी है। इसमें हम चलिए एक पानी गर्म करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं ये वेसल को, तो ये हीट पूरे मटेरियल में ट्रांसफ़र होगी। ये जो स्टेनलेस स्टील का जो पूरा मटेरियल है, पूरे मटेरियल में ट्रांसफ़र होगी। तो अगर ये प्लास्टिक का हैंडल नहीं लगाते हो तो आपके पास क्या रहेगा, एक स्टेनलेस स्टील का एक हैंडल रहेगा। उस हैंडल को आप डायरेक्ट पकड़ पाओगे बिना किसी सपोर्ट के? नहीं आप पकड़ पाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना हीट हो चुका होता है कि आपके हैंडल तक पहुंच जाती है ये हीट। ठीक है, हीट आपके हर जगह पे ट्रांसफ़र होगी। जैसे आपको पता है मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसके वजह से क्या होता है, हीट पूरी तरीके से सब जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आप इसको नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये मेटल को मैंने इतनी हीट प्रोड्यूस की, लेकिन फिर भी ये मेटल जो मेरा है, मेटल रॉड है, वो क्या हुआ, वो मेल्ट नहीं हुआ। क्यों मेल्ट नहीं हुआ? ये वेसल भी हमारा जो है, मेटल का जो वेसल है, स्टेनलेस स्टील का जो वेसल है, इसको भी मैंने हीट किया, लेकिन वो भी हमारा मोल्टन स्टेट में वो पिघलता नहीं है। वो क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना, वो बहुत ही हाई रहता है। यानी इनको मेल्ट करने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा हीट देनी होगी, तभी ये इजीली क्या हो जाएंगे, तभी ये इजीली हो पाएंगे, मेल्ट हो पाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बेस्ट कंडक्टर अगर मैं बात करूं तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हमारे पास? तो सिल्वर और कॉपर, ये दोनों कैसे है हमारे पास? सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, सिल्वर भी हमारा मेटल है और कॉपर भी हमारा मेटल है। कॉपर को हम जनरली कहाँ यूज करते हैं? कॉपर को हम जनरली हमारे हाउस होल्ड के जितने भी वायर्स है, उस वायर में हमारे कॉपर के वायर होते हैं। ठीक है, जो आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसके ऊपर एक पीवीसी प्लास्टिक का एक पूरा रबड़ चेन होता है, जो आपको बचाता है करंट से। अब लीड और मरकरी, ये दोनों भी कैसे, ये दोनों भी मेटल ही है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखने जाएं तो इनमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो पुअर कंडक्टर है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस जरूर होती है और हीट डिस्ट्रीब्यूट भी जरूर होती है, हीट कंडक्ट भी होती है, लेकिन क्या होता है कि लीड और मरकरी है ना, कंपैरेटिवली बहुत पुअर कंडक्टर, यानी इतनी हीट वो जनरली ट्रांसफर नहीं कर पाते जो सारे मेटल हमारे करते हैं। चलिए ये एक्टिविटी को हमने बहुत अच्छे से समझा है। सेकेंड एक्टिविटी हमारी पूरी तरीके से डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पे, कि सर आपने जो बताया था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किस तरीके से है। तो चलिए इसे हम जानते हैं। हमारे पास बीच में जो आप देख पा रहे हो, ये जो मटेरियल आप देख पा रहे हो, ये मेरा एक मेटल है। ठीक है, एक मेटल है। ये मेटल कोई भी, चलो मैं कॉपर मेटल ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक कॉपर मेटल है। अब कॉपर मेटल में यहाँ पे एक एंड पे एक वायर जॉइंट है, दूसरे एंड पे दूसरा वायर जॉइंट है। ठीक है, ये जो वायर है ये मेरा कैसा है, ये जो मेरा वायर है ये भी कॉपर मटेरियल है, और इससे मैंने स्विच से जॉइंट किया है और एक बैटरी से लगाया, जहां से मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जनरेट होगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ, और सॉरी ये एक और इस साइड वायर है, ये इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड वायर है मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो जैसे ही मैं अगर स्विच को ऑन करता हूँ तो क्या हो जा रहा है, ये बल्ब ऑन हो जा रहा है, बल्ब चालू हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो मेरे बैटरी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी थी, अगर हम इनको और डीपली समझे तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगेंगे, और जैसे वो ट्रांसफ़र होंगे पूरी तरीके से वो ट्रांसफ़र होकर मेटल से ट्रांसफ़र होकर वापस यहाँ तक आ जाएंगे, तो और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये हमें पता है कि पूरी तरीके से मेटल इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफ़र होंगे तभी ये ऑन होगा।
ठीक है, तभी हमारा बल्ब जो है वो ऑन होगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव इन अ नेटवर्क ऑफ मेटल एटम। ये पूरा चेन जो आप देख रहे हो ना, एक मेटल से लेके, स्विच से लेके, बैटरी से लेके, इलेक्ट्रिक बल्ब से लेके, इंसुलेटेड कॉपर वायर से लेके वापस मेटल तक, इस पूरे मेटल में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पूरे इस प्रोग्राम में, तभी हमें मिलेगा तभी हमें मिलेगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तभी हमें मिलेगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल था। इस एक्टिविटी से हमने समझा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से। चलिए, हमने मेटल के बारे में पढ़ लिया है, अब नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। नॉन मेटल्स, मेटल का ऑपोजिट हो गया, और मेटल की ऑपोजिट प्रॉपर्टी हमारे लिए नॉन मेटल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, नॉन मेटल हमारे लिए क्या है। सबसे पहले, नॉन मेटल आर नॉट सोनरस, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन मेटल्स ना ही सोनरस होता है और ना ही पुअर, उनके में ना ही कोई हीट कंडक्ट होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं हमारे पास नॉन मेटल के। चलो, हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देखे हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है हमारे पास। ठीक है, एंटीमनी है, बहुत सारे हमारे पास 9 से 10 एलिमेंट्स है। मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट। ये कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। कोल भी बहुत सॉफ्ट होता है ना, और सल्फर भी हमारे बहुत सॉफ्ट होता है, पकड़ने में भी हल्का होता है, नहीं वेटेड होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इजीली कट भी हो सकता है। एंड डल इन अपीरियंस। ठीक है, वो देखने में कैसे है, वो अपीरियंस में देखने में थोड़ा डल है, यानी डार्क साइड उनकी दिखती है। और मेटल हमें कैसा दिखता है, लस्टर है, मेटल लस्टर होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं, मतलब कि वो चमकदार होते हैं, और ये डल होते हैं। जैसे हमने बोला था मैलिएबिलिटी में क्या होता था कि जैसे हम उसको हैमर से हीट करते हैं या किसी और मटेरियल से उसको हीट करते हैं, तो वो हमारे थिन शीट में बदल जाता है, थिन शीट में बदल जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम शीट है ना, एल्यूमिनियम फॉइल। लेकिन अगर हम किसी नॉन मेटल मटेरियल को हैमर से हम क्या करेंगे, हैमर से उसको स्ट्राइक करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पाउडरी फॉर्म में, यानी छोटे छोटे फॉर्म में वो बदल जाएगा, लेकिन वो शीट में नहीं बदलेगा। उससे हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। एग्जांपल देखिए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे पास नॉन मेटल्स के एग्जांपल है। चलिए, अब कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि मेटल्स हमारा कैसा होता है, हार्ड होता है। लेकिन हमारा जो मरकरी होता है, मरकरी हमारे रूम टेम्परेचर में आके वो कैसे फॉर्म करता है, वो मोल्टन स्टेट में फॉर्म करता है। मतलब वो सॉलिड से कैसा हो जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सॉलिड से कैसे फॉर्म होता है, लिक्विड टाइप फॉर्म हो जाता है ना। तो ये तो हमारे अगेंस्ट हो गया, मेटल्स के, मेटल की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कि मेटल्स हमारा कैसा होगा, हार्ड होगा। लेकिन ये तो हमारे लिक्विड स्टेट में है, लेकिन फिर भी इसे हम मेटल बोलते हैं। ये हमारे कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हमारे, दैट्स मेटल हैव हाई मेल्टिंग साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसा मैंने आपको बताया, मरकरी का भी मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। किस, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे लो होता है। बाकी जनरली मरकरी कैसा होता है, मरकरी एक हार्ड मटेरियल ही है। तो उसी तरीके से सीजियम और जो गैलियम है, ये कैसे रहते हैं, इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब हम साइंस मेटल के बारे में पढ़ते हैं तब हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा रहता है, काफ़ी लो रहता है। यानी थोड़ी सी भी हीट देने पर ये कैसे हो जाएंगे, एक रूम हीट भी नहीं देनी, हमें रूम टेम्परेचर पे उसको जस्ट लाना है। रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो वो कैसे फॉर्म करेंगे, वो लिक्विड टाइप फॉर्म करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा एक्सेप्शन आपने देख लिया। थर्ड पॉइंट है हमारा, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ लस्टर्स। देखो, आयोडीन, मेटल्स हमारे क्या थे, सारे लस्टर्स होते थे, और नॉन मेटल हमारे डल होते थे, वो लस्टर्स नहीं होते थे। लेकिन आयोडीन हमारा नॉन मेटल है, फिर भी लस्टर्स है, मतलब कि चमकदार है। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ये कैसा है, ये पूरी तरीके से चमकदार होता है आयोडीन। आयोडीन का अगर सॉलिड पार्टिकल देखोगे तो वो चमकदार होता है। तो क्या हम उसे बोल सकेंगे, मेटल बोलेंगे, नहीं, ये होते हैं नॉन मेटल, लेकिन ये भी चमकदार होते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे,
एक्सेप्शन है ये भी हमारे लिए। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, लेकिन कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है, एग्जिस्ट भी करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं। और जो एक मटेरियल हमारा सेम है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में वो हमें एग्जिस्ट करता है, उस चीज को बोलते हैं, उस एलिमेंट्स को बोलते हैं एलोट्रोप्स। उनके एलोट्रोप्स बोलते हैं, उनके क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, इसमें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। कार्बन के एलोट्रोप्स मतलब है ग्रेफाइट और डायमंड, ये दो मटेरियल है ये, ठीक है। दोनों मटेरियल बने हैं सिर्फ एक ही एलिमेंट से, कार्बन से बने हैं, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो वो अलग अलग फॉर्म में अरेंज किए गए हैं। उस एटम को अलग अलग फॉर्म में अरेंज किए गए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसके बोलते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स है। जो आपका डायमंड है सबसे हार्डेस्ट मेटल है। डायमंड कैसा है, सबसे हार्डेस्ट है, लेकिन ये मेटल नहीं है। कार्बन हमारा नॉन मेटल है, जैसे कि आपको पता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो फॉर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होंगे फॉर्म, वेयर द एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज। और एटम किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से कंबाइन होते हैं, डिफरेंट वे में कंबाइन होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ दिस एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए एक फिफ्थ है, ठीक है। फिफ्थ हमारा एक्सेप्शन क्या है, अल्काली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अल्काली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप के हमारे जो मेटल्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल्स, ठीक है। अल्काली मेटल कौन से होते हैं, जो वाटर से रिएक्ट करते हैं और काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, आर सो सॉफ्ट। अल्काली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैसे होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और उन्हें हम नाइफ से इजीली कट भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें नाइफ से इजीली कट भी कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना, वो काफ़ी लो रहता है, और इनकी डेंसिटी भी काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से हम इजीली उनको कट कर सकते हैं, और अल्काली मेटल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अगर आप देख पा रहे हो मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, और डेंसिटी आप देख पा रही हो तो काफ़ी लो है, ठीक है। चलिए हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी पढ़ ली है, अब हम आते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो किसी भी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी है, हम एक एक टॉपिक को, इसमें एक एक पॉइंट को हम फोकस करेंगे कि अगर मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट होगा तब हमें क्या शो करेगा, अगर वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा तब वो क्या शो करेगा। तो ये सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना जरूरी है। चलिए तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वाटर हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। चलो मेटल्स को, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर, जब मेटल्स को आप जलाओगे, जब मेटल्स को आप जलाओगे तब क्या हमें शो होगा, ठीक है। ये हमें हमारा क्वेश्चन है एयर में। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन। देखो सारे मेटल जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में बिठा लो, सारे मेटल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर हमें क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मेटल हमने ले लिया कॉपर, ऑक्सीजन हमारा है O2, हमने थोड़ी सी उसको हीट दी तो हमें क्या मिला, 2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड हमें मिला, ठीक है। क्या हमें मिला, कॉपर ऑक्साइड हमें मिला। अब याद देखो, ये जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिला, उसी तरीके से जो एल्यूमिनियम है, अगर मैं एल्यूमिनियम को लेता हूँ और उसको ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट होता है तब हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है हमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे आप देख पा रहे हो। अब देखो जो मेटल्स है वो हमारे किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल को अगर मैं किसी एसिड और बेस के साथ भी अगर मैं रिएक्ट करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एसिड और बेस के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे मिलेगा
वाटर, मुझे क्या मिलेगा, वाटर फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, मुझे सॉल्ट और वाटर मिलेगा। चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। अब जहाँ पे एल्यूमिनियम हमारा ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन फॉर्म में है, अगर उसको मैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर मैं वो उसके साथ रिएक्ट होता है तो मुझे क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वाटर। यस परफेक्ट, मुझे क्या मिलेगा, वाटर फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं NaOH के साथ करवाता हूँ, मतलब NaOH हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, बेस होता है। ठीक है, बहुत अच्छा बेस होता है हमारा। तो अगर मैं उसके साथ अगर मैं करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा और विथ हाइड्रोजन मुझे फॉर्म होगा। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड को मैंने एसिड और बेस के साथ तो कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप दोनों रिएक्शंस में एक चीज देख रहे हो कि मैंने मेटल ऑक्साइड मैंने कौन सा लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने HCl यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। यानी ऐसा मेटल ऑक्साइड जो बेस और एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, चलिए आप डेफिनेशंस लिख लीजिए। सच मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, चलिए आगे हम देख रहे हैं कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी है जो सॉल्युबल नहीं होते। जो हमने ऊपर जितने भी रिएक्शन देखी ये सारी सॉल्युबल होती है वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं। ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं, जैसे कि ये सोडियम ऑक्साइड है, इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो मुझे क्या मिलेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, अगर वाटर के साथ फॉर्म हो रही है मतलब मुझे हाइड्रोक्साइड मिलना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, पोटेशियम का भी इसी तरीके से है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होगी। आगे चलिए, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। ठीक है, सारे मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन के साथ। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो विगरसली क्या होते हैं, जैसे हम उसको एयर में रखेंगे, एयर के कांटेक्ट में आके वो क्या करेंगे, वो विगरसली फायर को कैच कर लेंगे, कैचिंग फायर कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं, पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट्स सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। जैसे हम उसको खुले में रखेंगे, सोडियम और पोटेशियम को अगर हम खुले में रखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो इजीली फायर को कैच कर लेंगे, वो जल जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन्हें कैरोसिन ऑयल में, ऐसे मटेरियल को कैरोसिन ऑयल में डिप्ट करके रखते हैं। पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में और सोडियम को भी कैरोसिन ऑयल में डिप्ट करके रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन हमारे सोडियम या पोटेशियम को इजीली ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इजीली ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और हम उसको सेव कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड एक्सेट्रा कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, ये जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, ये जैसे ही ऑक्साइड के कांटेक्ट में आते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, ये इनके ऊपर इनका जो लेयर है उस लेयर के ऊपर एक और थिन लेयर बेस हो जाती है, और वो थिन लेयर कौन सी होती है, ऑक्साइड के लेयर होती है। उस ऑक्साइड के लेयर ऊपर कवर्ड हो जाती है, जिसके वजह से एल्यूमिनियम या जिंक या लीड जो मैग्नीशियम हमारे पास है वो रह जाता है, बच जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तुम कितना भी टेम्परेचर दे दो सिल्वर और गोल्ड को, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ये ऐसे मटेरियल है, कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे पास, तो वो चीज़ों को भी आपको ध्यान में लेके चलना है। सेकंड, मेटल को हमने ऑलरेडी एयर के साथ रिएक्ट करते हुए देख लिया है।
आगे हम देखेंगे कि मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मेटल के साथ वाटर में हमारे पास क्या होता है, वाटर किससे बनता है? अरे वाटर किससे बनता है बोलो बच्चों? वाटर हमारा बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। और अगर वाटर में ऑक्सीजन है मतलब कि मेटल और ऑक्सीजन का तो हमने पहले ही पॉइंट में देख लिया है कि मेटल और ऑक्सीजन जब दोनों मिलेंगे तब हमें क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड देंगे। लेकिन अगर इसमें वाटर भी है तो हाइड्रोजन हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमें गैस देगा। ठीक है, हाइड्रोजन ये एक गैस है, आपको पता ही है, तो गैस के फॉर्म में हमें ये मिलेगा। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजोल्व इन द फर्दर फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर वही मेटल ऑक्साइड को मैं फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। कैसे, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास है पोटेशियम, एक मेटल है मेरे पास, उसको मैं हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा हूं, रिएक्शन करवा रहा हूं। जब वो पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। जैसे कि मुझे पता है मेटल को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। अगर फर्दर मैं पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसा हमें देख पा रहे हो यहाँ पे भी मुझे वही मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, और साथ में मुझे थोड़ी हीट भी मिली। हीट भी उसमें से क्या होता है, रिलीज होता है, हीट भी थोड़ी सी रिलीज होती है। एल्यूमिनियम का भी इस तरीके से ही है। एल्यूमिनियम हमारे पास है और वाटर के साथ अगर मैं करूँगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मुझे क्या मिलेगा, सेपरेट मिल जाएगा, हाइड्रोजन मुझे सेपरेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिला है, मेटल ऑक्साइड मुझे मिला है प्लस हाइड्रोजन मिला है विथ हीट। चलिए एक एक्टिविटी से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये जो आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास एक ट्यूब है। उस ट्यूब के अंदर मैंने क्या रख दिया, एक वूल ले लिया। उस वूल को मैंने पूरी तरीके से वाटर में सोक करके फिर मैंने यहाँ पे रखा। यहाँ पे मेरे पास मेटल्स है। ठीक है, वो मेटल से एक पाइप कंडक्ट हुई है जो जा रही है वाटर के अंदर डीप्ड होकर। ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने वेसल रखा है। अब मुझे ये देखना है कि क्या इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है या नहीं होता है। जैसे कि हमने रिएक्शन में आगे देखा कि जब मेटल के साथ, अगर आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन होता है, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम इसको इस एक्टिविटी से समझेंगे। मैंने क्या कर दिया, उसको जस्ट बंद किया। तो जैसे ही वाटर सोक को बंद किया, इसमें से क्या हो रहा है, उस मेटल में से हमारा क्या हो रहा है, जैसे ये हीट गर्म हो रहा है, उस मेटल से हमें मिल रहा है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमें किस तरीके से दिखेगा, ये जो ट्यूब के जरिए हमें दिखेगा। ये वाटर में जो बबल फॉर्म आपको जो दिख रहा है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये बबल फॉर्म आपको क्या दिख रहा है, ये हाइड्रोजन गैस है। और इस हाइड्रोजन गैस के जरिए हमें पता चल जाएगा कि हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म होता है। तो ये भी चीज़ हमें समझ आ गई। अब मुझे मेटल को मैं अगर एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा, किसी भी मेटल को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। चलिए एक रिएक्शन, एक एक्टिविटी समझते हैं। उस एक्टिविटी से आपको ज़्यादा समझ आएगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब में मैंने HCl ले लिया। ठीक है, डाइल्यूटेड HCl ले लिया। डाइल्यूटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उस टेस्ट ट्यूब में लेके मैंने अंदर एक मेटल के पीस रख दिए, 2-3 मेटल के पीस रख दिए। फिर उसको मैंने थोड़े टाइम के लिए उसको 10 मिनट्स 20 मिनट के लिए मैंने उसको रख दिया ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर कुछ टाइम के बाद जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसमें से क्या हो रहा है, बबल फॉर्म हो रहा है। उसमें से बबल फॉर्म हो रहा है। आप इस टेस्ट ट्यूब में देख पा रहे होंगे, आई थिंक सो, कि इसमें आपको बबल दिख रहे होंगे। ये जो बबल क्या हो रहा है, बबल फॉर्म हो रहा है, मतलब कि उसमें से गैस इवॉल्व हो रही है।
गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है मतलब कि उस मेटल पीस में से जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से हमने ये समझा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और आयरन का है। चलिए अगर इस एक्टिविटी में हम मेटल का पीस जो हमने लिया है उसके इंस्टेड में उस मेटल के पीस के हम कौन कौन से मेटल के पीस ले सकते हैं। चलिए पहले हमने उसमें एल्यूमिनियम डाला। जब एल्यूमिनियम डाला तब हमें क्या मिला? जब एल्यूमिनियम डाला तब एल्यूमिनियम क्या रिएक्ट करेगा HCl के साथ? हमने कॉपर डाला तो क्या कॉपर रिएक्ट करेगा HCl के साथ? सबसे पहले सारे मेटल्स, कुछ एक्सेप्शन इसमें भी है कि सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। मोस्टली मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। मेटल प्लस HCl तो हमें क्या देगा? मेटल क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। चलिए एग्जाम्पल हमारे पास है सबसे पहले मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और H2 फॉर्म होगा। अगर मैं आपको बताता हूं कि एल्यूमिनियम को अगर मैं HCl के साथ करवाता हूं तो मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2। इसी तरीके से जिंक को भी मैं रिएक्शन HCl के यानी एसिड के साथ करवाता हूं। मेटल को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे मेटल क्लोराइड मिलेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और Fe का भी सेम। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि रिएक्शन करते टाइम किसका टेम्परेचर काफी हाई था? या फिर इनकी मुझे रिएक्टिविटी सीरीज से आपको ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है एसिड के साथ और कौन सा लेस रिएक्टिव है एसिड के साथ। देखो रिएक्टिव तो ये सारे मेटल हमारे रिएक्टिव ही है, लेकिन कुछ मेटल विगरसली रिएक्टिव होते हैं जो उनके कांटेक्ट में, विगरसली मतलब उनके कांटेक्ट में आते ही वो अपना रिएक्शन चालू कर देते हैं, रिएक्शन तुरंत कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है। देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो पोटेशियम है एसिड के साथ। कोई भी मेटल अगर मैं एसिड के साथ रिएक्टिव करूँगा तो वो पोटेशियम है। फिर आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये सारे आपको सीक्वेंस वाइज लर्न कर लेनी है। ये जितने भी मेटल है ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। तो अगर मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मेटल ऐसा है जो इजीली रिएक्ट करता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमारा कौन सा इनमें से? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, विच मेटल रिएक्टेड विगरसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे कि हमें पता है कौन सा मेटल ऐसा है जो इजीली फट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो सबसे पहला हमारा, जैसे हम देख पा रहे हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर आयरन, ये इन चारों में से आपको बताना है। तो इन चारों में से देखो सबसे पहले रिएक्टिव सबसे ऊपर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड देन हमारे पास आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमारे लिए कैसे हो गया? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में वो सबसे आगे है। ऐसा क्यों कि मैग्नीशियम ही सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इजीली ये क्या कर देगा? ये दे देगा, दान कर देगा। तो जैसे ये दान कर देता है मैग्नीशियम हमारा क्या हो जाता है? काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है और उसकी वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बन जाता है। जब हम मैग्नीशियम को इसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ, तो टेम्परेचर हमें उसका नोट करना है कि रिएक्शन के टाइम पे हीट कितनी इवॉल्व होती है, उसका हीट का टेम्परेचर कितना रहता है, तो वो चीज़ पे भी हमें फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना ही टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मतलब कि मैग्नीशियम हमारा क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव है तो हीट भी यही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो मतलब टेम्परेचर भी इसका ही सबसे ज़्यादा होगा। चलिए अगर मैं आपको बोलूँ अरेंज वाइज बताओ कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, आपको अरेंज वाइज बताना है।
तो जो सबसे ऊपर है, ठीक है, ये सबसे पहले मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, उससे कम एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, उससे कम जिंक रिएक्ट करेगा और उससे कम आयरन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल का हमारे रिएक्टिविटी सीरीज से ही आपको सारा समझ आ गया है। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जितना जल्दी हो सके ये चीज़ को आपको करना पड़ेगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कैसे करें, ये तो हमारे लिए डाउट हो गया। तो ये रहा हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपको न्यूमेरिक्स से आपको मैं समझा सकूंगा। जैसे आप न्यूमेरिक्स को लिखोगे, पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। एक मेरे पास ट्रिक है, क्या है, रिएक्टिव सीरीज लर्न करने की ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है, आपको लर्न करना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, ये आपको पूरी तरीके से लर्न करनी है, अपने बुक में लिख लीजिए इसे और आप इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लीज में जो पी आता है, पी से हमारा पोटेशियम हो गया, स्टॉप का एस से हमारा सोडियम हो गया, सी से हमारा कैल्शियम हो गया, एम से हमारा मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, केयर मतलब कार से हमारा कार्बन हो गया, जेड से जिंक हो गया, आई से आयरन हो गया, टी से टीन हो गया, एल ई से लीड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एस से सेव और जी से गोल्ड। ठीक है, सेव्स गोल्ड। इस तरीके से आप रिएक्टिव सीरीज लर्न कर लेंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। चलिए, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक हमें मिल चुकी है रिएक्टिव सीरीज को लर्न करने के लिए, तो आप इससे जान सकेंगे। चलिए, नेक्स्ट वन हमारा है हाउ मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन। चलिए, हमने मेटल को एयर के साथ रिएक्शन करते हुए देख लिया है, मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्शन करते हुए देख लिया है। ठीक है, मेटल को अब हम मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके देखेंगे, मेटल को मेटल सॉल्ट के साथ। मेटल सॉल्ट्स मतलब यानी कि मेटल के सॉल्यूशंस को, मेटल के ही सॉल्यूशन को हम मेटल को डिप करेंगे। चलिए, एग्जांपल से हम समझते हैं। ये एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशंस है। ठीक है, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो हमारा कौन सा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो हमारा कौन सा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। सेकंड वन हमारा जो है वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल दिया, आयरन नेल मैंने डिप कर दिया उसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने आयरन नेल को डिप किया, और जो मेरा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें मैंने कॉपर वायर को डीप किया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब ये डीप करने के बाद मैंने उनको कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया, फिर मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब मैं थोड़े टाइम के बाद उसको ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि जो मेरा आयरन नेल है उस पर क्या हो जा रहा है, वो रस्ट हमारा ऊपर डिपॉजिट हो जाता है उस आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये ब्राउन कलर का जो रस्ट है ये इजीली आपको दिख रहा है, इस पे ये आयरन नेल पे ये डिपॉजिट हो चुका है। तो जैसे ही डिपॉजिट हो चुका है मतलब कि मेरा ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये पहले मेरा कैसा था, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। जी हाँ, पहले ये ब्लू कलर का था, लेकिन जब ये थोड़े टाइम के बाद रिएक्शन करके हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आयरन नेल पे जो आयरन नेल पे रस्ट का डिपोजिशन हो जाता है। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है हमें ग्रीन कलर का दिखने को मिलता है। मतलब रिएक्शन के पहले हमें वो ब्लू कलर का दिख रहा था कॉपर सल्फेट, कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन हुई उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आयरन के साथ, तब हमें क्या मिला, हमें ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिला। चलिए रिएक्शन से इसे समझते हैं। हमारे पास है Fe, हमारे पास क्या है Fe और CuSO4। Fe मतलब आयरन नेल है हमारे पास, और CuSO4 का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो Fe जो है, अब ये रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो Fe है आयरन है वो काफ़ी रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर में। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है और रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर यानी सब ज़्यादा रिएक्टिव में Fe आता है, आयरन आता है, देन फर्दर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंस्टेड में देखो आयरन है और कॉपर हमारा क्या है, कॉपर हमारा हाइड्रोजन के बाद आता है, यानी ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, आयरन हो गया। तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है
और जो मेटल कम रिएक्टिव होता है वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा FeSO4 हो गया, यानी अब यहाँ पे हमारा आयरन जो हमारा सेपरेट था, अब हमारा सेपरेट क्या है, Cu है। कॉपर हमारा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये क्या है, रस्ट, मतलब क्या है, आपका पूरी तरीके से कॉपर इस पे दिख रहा है। ये तो हमने कर दी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की बात, लेकिन सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ। सेकंड टेस्ट ट्यूब में बच्चों ऐसा हुआ कि जो आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, और हमारा जो अंदर वायर है वो कॉपर वायर है। कॉपर वायर हमारा कुछ टाइम के बाद जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तब उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। जैसे हमने कॉपर वायर को डीप किया था सॉल्यूशन के अंदर, वैसे ही कॉपर वायर हमें निकालने के बाद भी, रिएक्शन के बाद भी हमें भी वैसा ही मिला। मतलब कि हमें इससे ये पता चल गया कि कॉपर हमारा रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर हमारा मेटल सॉल्ट में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलो ये हमारा कंक्लूजन हमें मिल गया। रिएक्टिव सीरीज, चलिए हम ये एक देख लेते हैं। मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल B, वहां पे हमने क्या देखा था, मेटल A मतलब Fe देखा था, आयरन नेल, और सॉल्ट सॉल्यूशन B हमारा कौन सा हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ हमें क्या मिला, सॉल्ट सॉल्यूशन मिला, और मेटल हमें सेपरेट मिल गया, ठीक है। मेटल भी हमें सेपरेट मिल गया। मेटल B मतलब के कॉपर सल्फेट, यानी इस ऐसे इक्वेशन को, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये सीरीज को कैसे लर्न करना है ये आपको बखूबी पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आता है मेटल की, हमने अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज तो देख ली है। अब ये जो मेटल की प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स हमारा अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल जब हमारे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले देखो, ऐसे रिएक्शंस को, मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे फॉर्मिंग आयन रिएक्शंस, मतलब कि आयोनिक कंपाउंड रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है, जिसमें दोनों आयोनिक कंपाउंड होते हैं। देखो मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, मेटल्स जो होते हैं उनके पास क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनको कहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। अब सर क्या बोल रहे हो आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, तो चलिए हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या होता है, एस शेल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए देखते हैं के शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11, वेरी गुड। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलूंगा। ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे कहाँ पे होते हैं, कौन से शेल में होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं। ऐसे शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वैलेंस शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन को जो देख पा रहे हो ये क्या करेगा, अभी इसका ऑक्टेट क्या ये स्टेबल है, नहीं, ये स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका स्टेबल होने के लिए इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि हमारा जो शेल है ना उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से पेड होने चाहिए, ठीक है, फुल्ली पेयर होने चाहिए। चलिए तो के शेल में हमारे 2 है, क्योंकि के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो पूरी तरीके से फील है। अब जो एल शेल है उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, वो भी फील है। एम में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। अब क्या होगा, अब उसको ऑक्टेट, वो स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको वो देना पड़ेगा। यानी अब सोडियम क्या है, अमीर हो गया है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो किसी को दान करने की कोशिश कर रहा है। क्लोरीन का देखो 17 एटॉमिक नंबर होता है, के शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन उसके हो गए, टोटल 17 हो गए। लेकिन ऑक्टेट फिनिश करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। मतलब कि ये गरीब है, ये किसी से क्या बोलेगा, भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दो तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा और मेरा ऑक्टेट भी फिनिश हो जाएगा और मैं स्टेबल भी हो जाऊंगा। सोडियम के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा
तब क्या बनाएगा, जैसे ही वो लूज करेगा मतलब वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, है ना। हमें पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव बेड हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बेयरिंग हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब NaCl, अगर सोडियम क्लोराइड को मैं एक साथ में रिएक्शन करवाता हूं तो देखो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये बहुत अमीर है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन बेच रहा है। लेकिन क्लोरीन को क्या चाहिए, वही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको भी ऑक्टेट फिनिश करने के लिए। तो देखिए NaCl, अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग के ले रहा है। अगर मांग के ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं Na+, ये हम देख पा रहे हैं Na+ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl- है हमारे पास। तो ये चीज हमें समझ आ गई। अगर मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, चलो Mg को हम रिएक्शन करवाते हैं। Mg को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं तो Mg का मुझे सबसे पहले एटॉमिक नंबर जानना बहुत जरूरी होगा। तो एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है 12। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 2 हो गए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन में 8 हो गए, थर्ड इलेक्ट्रॉन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। जैसे एक फॉर्मूला लिख लो आप सब लोग कि 4 इलेक्ट्रॉन 4 और 4 से कम होंगे तो उससे हम क्या करेंगे, उसको हम डोनेट कर देंगे। और 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन से लेंगे, कहीं से लेंगे, उसको हम डोनेट नहीं करेंगे, कहीं से लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 से नीचे है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो क्या है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो Mg2+ हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो गए। तो देखो Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि वो अमीर है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दिए किसी को। तो अब वो पूरी तरीके से ऑक्टेट का कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, और वो पूरी तरीके से अमीर है, तो वो पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है, ठीक है। स्टेबल होने के बाद उसी तरीके से क्लोरीन का हमने हर बार देखा है कि क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से चाहिए रहता है। तो मैग्नीशियम बोल रहा है कि भाई मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दूंगा, लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो MgCl2, ठीक है, जब MgCl में बनाऊंगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचेगा Mg के पास। इसलिए मैं MgCl2 को, अगर Mg को मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये Cl को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये Cl को दे देगा, और दोनों जब इलेक्ट्रॉन Cl को देके Mg2+Cl2 बना लेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन को यानी आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। MgCl2, NaCl, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बोलते हैं। क्यों आयोनिक बोलते हैं, जिस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर हो, तो ऐसे कंपाउंड को मैं आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट चार्जेस के एलिमेंट्स उसमें है। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल इज नॉन एज आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आगे हम देख पाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स? तो फर्स्ट वाला जो हमारा है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर हमारा आयोनिक कंपाउंड्स का क्या होता है? सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड। ठीक है, वो सॉलिड भी होता है और जो सॉलिड होता है वो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो हार्ड भी होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके बीच में जो एटम्स रहते हैं उस एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो काफ़ी हाई रहता है। वो फोर्स काफ़ी हाई रहता है, तो जिसके वजह से वो इजीली वो फोर्स टूट नहीं पाता, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, उनमें एक मजबूती आ जाती है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटर एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, ये नेचर कैसे होता है? अभी जैसे सोडियम क्लोराइड अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, तो उसमें जो Na जो पॉजिटिव चार्ज है और Cl जो नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे वो दोनों एलिमेंट, दोनों आयोनिक एलिमेंट एक दूसरे के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो ब्रेक नहीं होगा। अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में
चेंज हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड हमारा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी आयोनिक कंपाउंड का काफ़ी हाई रहता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट काफ़ी हाई रहता है। ठीक है। सॉलिड, जैसे हमें पता है कोई भी हमारे सॉलिड मेटल है या नॉन मेटल से सॉलिड मेटल्स है वो इजीली हमारे मेल्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी आयोनिक कंपाउंड का भी काफ़ी हाई रहता है। दिस इज बिकॉज द कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए ब्रेक करने के लिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो ब्रेक करना उतना ही हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। जी हाँ, ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मतलब आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो NaCl कंपाउंड हमारे कैसे रहते हैं? वो इजीली, मतलब NaCl हमारा क्या हो गया, हम बेसिक नीड उसको यूज़ करते हैं। क्या होता है? चलो बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में, NaCl हमारा क्या होता है? NaCl हमारा होता है सॉल्ट, जो हम घर पे यूज़ करते हैं। वो नमक को अगर मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करूँगा तो क्या वो सॉल्युबल हो पाएगा? बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल सॉल्युबल हो पाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं, उस सॉल्वेंट में हमारे जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ना वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो इनसॉल्युबल सॉल्वेंट हो जाता है। तो जैसे कौन कौन से हैं? कैरोसिन है, पेट्रोल्स है, इनकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल रहती है। ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अभी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है तो मतलब किस तरीके से करेंगे? अरे कैसे करेंगे? जब हमारे पास आयोनिक कंपाउंड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास है तो वो क्या करेगा? इजीली उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल को, यानी चार्ज पार्टिकल को मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल को मूव करेगा उसमें से, सॉल्यूशंस में से, और इजीली हमें इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी। अ सॉल्यूशंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेनिंग आयंस which move to opposite electrode when electricity is passed through the solutions। ठीक है। एक एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। एक मेरे पास बीकर है, उस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और एक इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें से, एक में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव। अब वो दोनों इलेक्ट्रोड उस बीकर के अंदर मैंने रखे और उस बीकर के अंदर मेरे पास सॉल्यूशंस कौन सा है? मेरे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक मेरे पास क्या है? यानी कि उस बीकर के अंदर जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो कैसा है? इलेक्ट्रोवैलेंट है। यस, आयोनिक वैलेंट। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड में वो है हमारे पास, जैसे कि NaCl। अब क्या करेगा? जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, जैसे उसमें से चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर होना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? जो नेगेटिव साइड का जो इलेक्ट्रोड है उस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एलिमेंट उस पे जा पे डिपॉजिट हो जाएंगे। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एलिमेंट उस पे सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पे पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पे जाके नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रोड है उस पे NaCl में से अगर वो पॉजिटिव है तो NaCl में से Cl माइनस होता है तो Cl के सारे मॉलिक्यूल्स जाके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। और अगर मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उस पर पॉजिटिव के सारे एलिमेंट्स, सारे मॉलिक्यूल्स जाके क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ऑपोजिट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड मूव, इलेक्ट्रोड तो वही रहेगा, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की साइन जो होगी, चार्जेस होंगे, वो उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो पाएंगे। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे,
वो आयन को फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में आपकी स्पेस ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिजिड हो जाएगा, एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब कि हमारे लिक्विड स्टेट में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो पाएगा। ठीक है, उसमें हमारा कंडक्ट हो पाएगा। तो अगर वो सॉलिड स्टेट में है आयोनिक कंपाउंड हमारा, तो उसमें से वो कंडक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा अगर मोल्टन स्टेट में है हमारा कंपाउंड है आयोनिक, तो वो इजीली कंडक्ट हो पाएगा। ठीक है, इजीली कंडक्ट हो पाएगा। मोल्टन स्टेट में क्यों ऐसा, ये इसका रीज़न क्या है कि मोल्टन स्टेट में क्यों होगा, उसमें क्यों नहीं होगा? तो सॉलिड स्टेट में तो हमें पता है इसलिए नहीं होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है, अपने स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्म हमें पता है। लेकिन अगर वो लिक्विड स्टेट में होता है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो काफ़ी थोड़ा सा वीक होता है, और ऑपोजिटली चार्ज आयन को क्या करेगा, ड्यू टू हीट। ठीक है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज पॉसिबल इन अ मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। जैसे हम उसको हीट देंगे, द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे हम उसमें हीट देंगे तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस सॉल्यूशन के अंदर इजीली क्या हो जाएंगे, इजीली फ्रीली मूव कर पाएंगे। पहले हमारे जो सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक जगह पे बंधे हुए थे, लेकिन जैसे हम उसको हीट देंगे वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो जाएगा उस एनवायरनमेंट में, और जैसे फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में हमारे पार्ट 2 में, तो प्लीज़ पार्ट 1 को अच्छे से समझिएगा और फटाफट पार्ट 1 को समझ के पार्ट 2 में आइए। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।